जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, ये सीडीपी की क्लास जो है कि मैं आपको चला रहा हूं, जो आपका कई बार मैं इस चीज को आपको बता चुका हूं। हालांकि यहाँ पे इस चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आगे स्लाइड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वहां पे फिर मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि ये जो क्लास चल रही है ये बेसिकली आपकी सीटेट और यूपीटेट की क्लास, जो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर जो सीडीपी एंड पेडागोजी का है, उसका कॉमन जो है ये क्लास चल रही है। ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए भी सेम है और सेकंड पेपर के लिए भी सेम है। हाँ, एक चीज है कि प्रायोरिटी इसमें रखा गया है उत्तर प्रदेश के लिए, है ना। यूपी टेट के लिए प्रायोरिटी यहाँ पे रखा गया है क्योंकि वो जो है कि आपका जुलाई में एग्जाम होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है कि इसको डिजाइन किए हैं। इसीलिए जो है कि आप जब देखेंगे कि लास्ट में जब मैं आपको प्रश्न कराता हूं, कंटेंट कराने के बाद जो वन लाइनर जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने के बाद जब मैं आपका प्रश्न पे जाता हूं, तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन यूपी टेट के होते हैं, सीटेट के क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, या सीटेट के होते हैं तो सीटेट के बहुत हाई फाई लेवल के प्रश्न नहीं होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि सीटेट में क्या होता है कि सीटेट में जाएंगे तो सेकेंड पेपर में जो अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस जो आपकी थ्योरी है, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग बेस प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। जबकि यूपी टेट में अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, फैक्चुअल प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे ही सीटेट आपके फर्स्ट पेपर में फैक्चुअल प्रश्न जो है कि थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाती है उनकी संख्या। तब भी वहां पे अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी है उससे प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो है कि यहाँ पे इस क्लास को डिजाइन कर रखा है। ज्यादातर यहाँ पे फैक्चुअल जो जानकारी है, जो पॉइंट टू पॉइंट आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती है, हम उन्हीं बातों को सिर्फ यहाँ पे बातें करते हैं, उसी को एक्सप्लेन करते हैं। उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है, कोई प्रयोग है ना, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करके अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी आप रिस्पॉन्स जो है कि अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर इसके अलावा किसी और टॉपिक पे भी लेक्चर चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक है जो लगता है कि यहाँ पे आपका कंफ्यूजन है, सही नहीं है, क्लियर नहीं है, थोड़ा सा कोई लेक्चर मिल जाता। अब क्या होता है कि कभी कभी पता चल रहा है ना कि आपको सारा कुछ तैयार है, लेकिन एक दो टॉपिक ऐसा होता है जो फंस जाता है, समझ में नहीं आता है। तो इस तरह का कोई टॉपिक है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ, आप इस टॉपिक पे जो है कि लेक्चर लेके आइए, हम पूरी आपकी जो है कि डिमांड पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या है? बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा बात करें, आधुनिक शिक्षा की बात करें या प्रगतिशील शिक्षा की बात करें, लगभग तीनों का मीनिंग क्या है? सेम है। लगभग तीनों का मीनिंग सेम है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम जो शब्द यूज कर रहे हैं वो शब्द अगर आपको प्रश्न की जो आपकी प्रश्न पुस्तिका है उसमें मिल जाए या उसमें ना मिले, कोई और उसके जगह शब्द जो है कि यूज किया गया हो, तो आप घबरा जाएं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ऐसा नहीं है। चाहे हम चाइल्ड सेंट्रिक जो है कि एजुकेशन की बात करें, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें, या फिर प्रगतिशील शिक्षा की बात करें, या फिर आधुनिक शिक्षा की बात करें, मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, तीनों के सेंटर में क्या है? बच्चा है। चाइल्ड को ही फैसिलिटेट करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को रन कराया जाता है, चलाया जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं गुमराह करने के लिए। आगे मैं चल के आपको प्रश्नों को दिखाऊंगा, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक को केंद्र में रख के उसको शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है। इसका मतलब ये हो गया कि बालक का विकास होना चाहिए। और विकास कैसा होना चाहिए? ऑलराउंड डेवलप होना चाहिए। ऑलराउंड मतलब कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बहुमुखी विकास होना चाहिए। चाहे बहुमुखी विकास कर लीजिए, सर्वांगीण विकास कह लीजिए, मल्टी डायमेंशनल जो है कि डेवलपमेंट बोल लीजिए, आपको जो बोलना है बोल लीजिए, है ना। बालक का सर्वांगीण विकास यहाँ पे दे रखा है, बालक का सर्वांगीण विकास। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका बस एक गाइड करने की होती है ना, गाइड करने की, या फैसिलिटेटर की होती है, मार्गदर्शक की होती है, सहायक की होती है। वो बच्चे पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालता है ना। तभी तो आजकल देखिए कि आजकल जो है कि यही बातें चलती है
तमाम सारे जो है कि कोर्ट द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। आप बच्चे को बहुत ज्यादा क्लास में खड़ा करा के ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हो, डांट नहीं सकते हो। आप उस पर कोई जो है कि फिजिकल उसे हार्म नहीं कर सकते हो, मेंटल हार्म नहीं कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो है कि टीचिंग फील्ड में लगाया जा चुका है। इसके अपने कारण भी हैं। वो कारण जो है कि अब ये मुद्दा अलग है कि वो कारण कितने वाजिब हैं और कितने गैर वाजिब हैं, है ना। देखिए, कोई भी चीज एक्सट्रीम अच्छी नहीं होती है। तो जो टीचिंग सेक्टर में मुझे जो लगता है कि जो टीचिंग सेक्टर में बेसिक जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा मार पिटाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां पे एक और बात है, सामूहिक रूप से जो है कि शिक्षकों पे प्रतिबंध लगा देना या सारे शिक्षक जो आपके कम्युनिटी है उस पर कोई डिसीजन थोप देना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। कोई दो चार जो है कि टीचर गलती किए, उसके वजह से आपने कोई डिसीजन दे दिया और पूरा वो डिसीजन पूरे जो है कि एजुकेशन कम्युनिटी पे क्या किया, लाद दिया गया, तो वो भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। फिर बच्चा भाई स्कूल क्यों भेजा जाता है बच्चे को? हमने लास्ट क्लास देखा था सोशलाइजेशन का। आज सोशलाइजेशन में डिसिप्लिन वाला टॉपिक देखा था। और डिसिप्लिन बच्चा कहां पे लर्न करता है? तो लर्न करता है स्कूल में। तो अगर आपने बच्चे टीचर को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो बहुत ज्यादा जब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो फिर बच्चा आएगा कैसे डिसिप्लिन में? समस्या ये है उसके, फिर बच्चे के अंदर का डर जो थोड़ा बहुत होना चाहिए। देखो डिसिप्लिन देखो, भय भी न होए न प्रीत, कहा जाता है ना, भय भी न होए न प्रीत। दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि जिस जो है कि सर्प में विष नहीं होता है, उससे कोई डरता नहीं है ना। उसको लोग पकड़ के उसके साथ खेलते हैं, फिर मदारी दिखाते हैं। तो थोड़ा सा डर भी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बिना डिसिप्लिन आएगा नहीं, और डिसिप्लिन नहीं आएगा तो फिर जो बच्चे हैं ना, जैसे किशोरावस्था में जाएंगे, वहां से उनका डाइवर्जन हो जाएगा कहां? क्राइम की तरफ, दूसरे जो है कि एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज में, फिर जो है कि व्यसन की तरफ, नशे की तरफ उनका डाइवर्जन हो जाएगा। फिर ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हालांकि सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट सिस्टम के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। क्यों? ड्रग नशा भी बेचने वाले वही हैं, उसके उपचार के लिए मेडिकल स्टोर भी वही चलाएंगे, दवा भी वही बनाएंगे, डॉक्टर हॉस्पिटल बना के डॉक्टर भी वही बिठाएंगे, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां लगा रखी हैं, कपड़ों के कफन भी वही बना के देंगे, तो उनका तो हर तरीके से फायदा है। बाजारवाद में यही तो सब समस्या है। जो कैपिटलिज्म है ये एक थोड़ी सी समस्या है। चलो आगे, यहां पे बहुत ज्यादा नहीं जाते, उधर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बाल विकास या बाल केंद्रित शिक्षा का संबंध किससे है? तो अनुभव आधारित अधिगम से। अनुभव आधारित अधिगम यानी कि अनुभव के द्वारा सीखने पे बाल आधारित जो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है, इसमें अनुभव आधारित शिक्षा को बहुत ज्यादा इसमें महत्व दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो निर्माणवादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिव, जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जैसे ही बात आ गई, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, इट मीन्स कि लर्निंग बाय डूइंग, और लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, है ना। आपको क्या करना है? करके सीखना है। लेकिन हर जगह ये लागू नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप बच्चे को बता रहे इसमें वायर में करंट है, बोला कि नहीं हम करके देखेंगे, पकड़ के देखेंगे करंट है कि नहीं। ऐसी बात भी नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, हर जगह युक्ति प्रतिबंध के साथ जो है कि आपको अवधारणाएं दी जाती हैं। तो यहाँ पे भी प्रतिबंध है। अगर बच्चा अबोध है, वो चीजों को नहीं समझता है, तो आप फिर उसे कंट्रोल कीजिए, नियंत्रित कीजिए। फिर स्वतंत्र नहीं, स्वायत्त उसे जो है कि छोड़िए अपने जो है कि डेवलपमेंट के लिए, है ना। ये बातें यहाँ पे होती है। चलो आगे चलते हैं। चलो अब यही बात कर रहे थे कि आगे है तो वहां पे बात करेंगे। ये जो क्लास टुडे का क्लास चल रहा है, ये आपको अभी के टाइम में ये आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट सडनली कब ये जो है कि ऐप पे शिफ्ट हो जाएगा तो फिर आपको समस्या होने लगेगी। तो आपको सजेशन मेरा ये है कि आप जो है कि क्लास टुडे का ऐप प्ले स्टोर से जो है कि इंस्टॉल
कर लीजिए। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीटेट की क्लास, यूपी टेट की क्लास, एसटेट की क्लास, बिहार टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 इसकी क्लास अवेलेबल है। साथ ही साथ ऑल वन डे एग्जाम बोल लीजिए या ऑल गवर्नमेंट एग्जाम बोल लीजिए, टीचर का हो गया, दरोगा का हो गया, एसआई का हो गया, आर्मी का हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर्स, पुलिस कांस्टेबल, इन सब का जो है कि कंटेंट और क्लास आपको अवेलेबल है। जैसा क्लास आप चाहते हैं, अगर आपको टारगेट बेस्ड बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास चाहिए, जैसे कि अभी हम लेके चल रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास मिलेगा। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा इंटरटेनमेंट, थोड़ा सा मस्ती, हमारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 2-3 साल टाइम है, आराम से हम क्लास मस्त धीमे 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 करेंगे, एकदम हंसते खेलते हुए, तो वो भी फाउंडेशन कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 8 से लेकर के 10 तक जो है कि मैथ और साइंस की क्लासेस जो है कि अवेलेबल है ना। उसके अलावा जो आपका CUET आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके लिए कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा बीएड और डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत सारे लोग हालांकि अप्रोच करते हैं कि सर एंट्रेंस के लिए नहीं मिलेगा, तो ठीक है, उसके लिए भी क्लास अवेलेबल है। इसके लिए आप चाहें तो संस्था के नंबर पे 9142 है ना 411842 पे कॉल करके इंक्वायरी कर लीजिए और ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी पता चल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, जैसे जस्ट अभी हम इसके बारे में बातें कर रहे थे कि लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है, प्रगतिशील शिक्षा से, मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से रिलेटेड है, बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है। इसका पूरा जितने टर्म हो सकते हैं वो सारे टर्म, वो सारे शब्द आपके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ बता दे रहे हैं। ऐसा ना हो, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एग्जाम में जब बैठे तो आपको समझ में ये तो शब्द हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे ही प्रश्न पढ़े, कोई टेक्निकल शब्द आपके माइंड में आए, आपके नजरों में आए, तुरंत माइंड में क्लिक कर, अच्छा ये चीज है, अच्छा उस क्लास में हमने इसके विषय में सुना है, सुना तो है कम से कम, ऐसी बात है, ठीक है, तुरंत याद आ जाए। और जब एक बार माइंड में क्लिक कर जाएगा तो आंसर आराम से आपका सटीक हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना का सिद्धांत प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री स्पेस ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डेवी ने। जॉन डेवी ने जो है कि बहुत फेमस बहुत अच्छी अच्छी बातें की है, उन सारी बातों को इसमें देख लिया जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण है, तो बालक की रुचि व आवश्यकता, है ना, बालक की रुचि और आवश्यकता। इसीलिए पहले बालक के बारे में हम सब कुछ बता दिए। पहले क्लास में जो आपका मास्टर क्लास है ना, मास्टर क्लास है, बिल्कुल मास्टर क्लास मैंने जो 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा है बना रखा है, उसमें डिटेल में ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से बता रखी है ना, कि हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है और हर बच्चा अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष होता है। हर बच्चे में हर एक क्वालिटी नहीं होती है। कोई बच्चा अच्छा राइटर बन सकता है, कोई बच्चा अच्छा लीडर बन सकता है, कोई बच्चा अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, कोई अच्छा सिंगर बनेगा, कोई अच्छा डांसर बनेगा, कोई अच्छा पेंटर बनेगा, कोई अच्छा स्टोरी राइटर बनेगा, है ना, कोई अच्छा एक्टर बनेगा, कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो हर एक बच्चे की अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, इसीलिए वो दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। तो टीचर का काम मुख्य रूप से देखा जाए ना, आज के टाइम में अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कि आप ये बताइए कि आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि एक टीचर का क्या काम है, तो टीचर का सिर्फ 2 काम है, सिर्फ 2 काम, और कोई काम नहीं है, सिर्फ 2 काम है, 2 काम के अलावा और कोई काम नहीं है, याद रखिए हमेशा। पहला काम क्या है? पहला का काम है बच्चे की रुचि को जानना, बच्चे को की जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है ना, रुचि को जानना, ठीक है, जानना। और बच्चे की रुचि को जब जान गए, इंटरेस्ट जान गए, तो उसे उसी फील्ड में मोटिवेट करना, उसी फील्ड की तरफ क्या करना, प्रेरणा देना, मोटिवेट करना। वैसे ही उसे क्या करना, टास्क देना, वैसे ही उसे असाइनमेंट देना, उसी क्षेत्र की तरफ उसे पुश करना। ये सिर्फ 2 काम है। पहला उसके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना और इंटरेस्ट जो है कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे गाइड करना और मोटिवेट करना। 2 काम, सिर्फ 2 काम। क्यों? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन बोलती है कि बच्चा क्या करता है, खुद ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा,
आप सिर्फ क्या कीजिए, उसको मॉनिटर कीजिए। क्लियर यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी माने जाते हैं। इन्हीं के सिद्धांत पे ये पूरा मॉडर्न एजुकेशन चलता है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी बोला जाता है ना। जनक। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो सतत और समग्र होना चाहिए। सतत का मतलब क्या हो गया? सतत मतलब कि एक लगातार हो, और समग्र का मतलब पूरा संपूर्ण हो। संपूर्ण मतलब कि जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसका भी हो, जो सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा, जो एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज में है उसका भी एग्जाम हो। तभी तो आप देखिए 9th 10th में आप जाते हैं, 10th में जाते हैं तो वहां पे शारीरिक जो है कि फिजिकल एजुकेशन है ना, इसका भी जो है कि आपका भले आप सब्जेक्ट न पढ़ाया जाए, लेकिन उसका फिर से आपको जो है कि हेल्थ का, इन्वायरमेंट का, है ना। जैसे आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो इन्वायरमेंट का एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है, 9th 10th में जाएंगे तो फिजिकल एजुकेशन का एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है। कारण क्या है कि आपको जो है कि ये सारी चीजें जानना है ना, समग्रता से जानना है। अपने आसपास के जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसे भी, नहीं पढ़ रहे हैं उसे। सतत का मतलब क्या हो गया? सतत का मतलब ये हो कि लगातार, जैसे हमने बोलते हैं ना, आजकल प्राइवेट जो ट्यूशन वाले हैं, कोचिंग वाले हैं, इंस्टीट्यूट वाले, वो बोलते हैं कि हम आपको जब चैप्टर खत्म होगा हम आपका टेस्ट लेंगे। चैप्टर खत्म हो गया, टेस्ट लिया गया। एक चैप्टर खत्म हुआ, टेस्ट लिए। दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, फिर टेस्ट लिए। फिर 1 महीना बीत गया, फिर एक टेस्ट ले लिए। तो इस तरीके से महीने में 3-4 टेस्ट हो गया। यानी कि टेस्ट मतलब एग्जाम, है ना। एग्जाम मतलब मूल्यांकन, कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चा कितना सीखा है, उससे बच्चे में कितना बदलाव आया, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। और अगर नहीं हुआ है, इसका मतलब कि हमारी स्ट्रेटजी, हमारा मेथड, हमारा मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख किया है बच्चे को वो सूट नहीं किया है, समझ में नहीं आया है चीजें। हमने कोर्स तो खत्म कर दिया, 2 चैप्टर महीने में खत्म तो कर दिया, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आया, तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन है, बच्चा सीखा कुछ नहीं। तो इसलिए कि एग्जाम, मूल्यांकन क्यों जरूरी है? तो मूल्यांकन दोनों के लिए जरूरी है। याद रखिएगा इस चीज को, कहीं ना कहीं इसमें पॉइंट आ जाएगा। मूल्यांकन दोनों के लिए जरूरी है। मूल्यांकन आपके छात्र के लिए भी जरूरी है और शिक्षक के लिए भी जरूरी है। छात्र के लिए जरूरी इसलिए है ताकि पता चले कि बच्चा कितना सीखा है, और शिक्षक के लिए जरूरी है कि शिक्षक जान सके कि हमने जो पढ़ाया है, हमने जो चाइल्ड साइकोलॉजी, जो स्ट्रेटजी, जो मीन्स, जो आपके मेथड यूज किए हैं टीचिंग में, वो कितना कारगर रहा है, क्या उसका सही से प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ, क्या उसका प्रभाव पड़ा है, नहीं पड़ा है, आउटपुट। इसका मतलब ये हो गया कि मॉडर्न एजुकेशन आज के टाइम में आउटपुट बेस है। यानी कि जो आपने ठीक है पढ़ा दिया उससे नहीं मतलब है, उससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कितना आया, प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, उत्पादन कितना हुआ, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कितना हुआ। अगर वो 0 है तो फिर आपके कोर्स खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। आपने जो भी वर्क किया है, जो भी टीचिंग किया है, जो भी कोर्स खत्म किया है, उसकी वैल्यू 0 है। तो आज का मॉडर्न एजुकेशन किस पे ज्यादा फोकस करता है? तो आउटकम पे, कि आउटकम कितना हुआ, है ना। चलिए यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बात करते हैं। जॉन डीवी साहब, यहाँ पे इनका मैंने फोटो लगा दिया है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है ना। जॉन डीवी, इनका जो है कि 1859 से लेके 1952 तक इनका जो है कि काल रहा है। प्रसिद्ध शिक्षाविद और दार्शनिक रहे हैं, अमेरिका के रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में, जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह के इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती हैं, है ना, कि कहाँ के थे। तो सिद्धांत का अर्थ क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे स्वयं किसी कार्य को करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है, करते हुए सीखना, लर्निंग बाय डूइंग ही वास्तविक और अस्थायी शिक्षा है। ये इन्होंने डिफिनेशन दी थी, ठीक है। विचार क्या था इनका, पहले विशेषता देख लेते हैं। जॉन डेवी ने शिक्षा को आज जीवन की प्रक्रिया माना है, यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया माना है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव के माध्यम से बच्चों को
जीवन के लिए तैयार करना है। इसी विशेषता को उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का जो है कि नाम दिया है ना। क्या करना? जीवन के लिए तैयार, भविष्य के लिए तैयार करना, लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। लेकिन बाद में ये अपना स्टेटमेंट चेंज करते हैं, कहते हैं कि टीचिंग लाइफ के लिए प्रिपेयर करना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा टीचिंग खुद में लाइफ है, अपनी एक जिंदगी है ना। तो ये दोनों बातें पूछी जाती है, ये भी पूछा जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी पूछा जाता है कि जो एजुकेशन लाइफ है वो अपने आप में जो शिक्षा है, जो शिक्षा की पद्धति है, जिस टाइम जो है कि लर्निंग चलती है, लर्निंग वो अपने आप में एक लाइफ है, और उस लाइफ को बोरिंग मत बनाइए। तो ये सारी चीजें इनसे पूछी जाती है ना। अनुभव पर बल, बच्चे अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं। गतिविधि प्रधान, यानी कि आपको करके सीखने के, यानी कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। रुचि पर आधारित है ना। समस्या समाधान पर आधारित है, यानी कि खोज को प्रोत्साहित दे, समस्या समाधान मतलब खोज के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चे को आप। सहयोगात्मक अधिगम की बात कर रहे हैं, सहयोगात्मक अधिगम, समूह में कार्य करके सीखना है ना। जीवन से संबंध है, ये सारी बातें इन्होंने बताई है। मुख्य विचार क्या है? जीवन पर अनुभव का शिक्षा पर अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। बच्चे को सक्रिय रूप से कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। विद्यालय का वातावरण वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना है, जीवन को बेहतर बनाना है। ये सारी बातें यहाँ पे बताते हैं। शिक्षा के जो ये बताए हैं थ्योरी, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जो सिद्धांत दिया, उसका जो है कि शिक्षा में इंपॉर्टेंस कितना है, तो वो बोलता है कि शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है यहाँ पे। शिक्षा जिसके अनुसार हमने देखा मॉडर्न जो एजुकेशन है, वहां पे सारी चीजें हमने पहले ही 1-2 स्लाइड में देख चुके हैं। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये सारे जो टर्म यहाँ पे मिल रहे हैं, एक एक शब्द से, ये जो मैंने स्लाइड यहाँ पे लगा रखी है, इस स्लाइड के एक एक शब्द से प्रश्न पूछा जाता है। एक एक शब्द से प्रश्न, मैं सारा अभी जब आपको प्रश्न कराऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा कि कैसे एक एक शब्द से जो है कि प्रश्न पूछा गया है ना। चलिए, लचीला और अनुभव परख होना चाहिए। विद्यालय को विद्यालय को छोटा समाज माना जाना चाहिए। बालक के लिए विद्यालय क्या है? ये एक आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल एक सोसाइटी है जो एक्सपीरियंस या अनुभव लिए हुए योग्य व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। बच्चों में आत्मनिर्भरता, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और सामाजिकता का विकास होता है। ये सारी बातें यहाँ पे किए हैं। जॉन डेवी निष्कर्ष क्या निकालते हैं? जॉन डेवी का डूइंग बाय लर्निंग सिद्धांत आज भी शिक्षा का एक आधारभूत सिद्धांत है। यह न केवल ज्ञान को व्यवहार से जोड़ता है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, रचनात्मकता, लोकतांत्रिक जीवन के लिए उन्होंने सक्षम बनाता है। यहाँ पे देखिए लोकतांत्रिक की बात की गई है। लोकतांत्रिक, इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है कि आज की कक्षा, मॉडर्न टाइम में कक्षा कैसी होनी चाहिए? तो कक्षा लोकतंत्रात्मक होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लोकतांत्रिक मतलब सबको पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, सबको अपनी समस्या रखने का अधिकार होना चाहिए, सबको अपनी बातें कहने की अधिकार होना चाहिए, सबको सीखने का अधिकार होना चाहिए, सबको जो है कि आगे बढ़ने का, अपने डेवलपमेंट का अधिकार होना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे हो गई। अब इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, चलो आगे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में अनुशासन कैसा होता है? तो सेल्फ डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस किया जाता है ना। ये थोड़ा सा आदर्शात्मक स्थिति है। चलिए आगे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में सीखना किस पर आधारित है? अनुभव और गतिविधि के आधार पर। ये देखिए अनुभव और गतिविधि, सारा स्लाइड में मैं एक एक जो स्लाइड बताया उस सब पे प्रश्न पूछा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। बाल केंद्रित शिक्षा में कक्षा कैसी होती है? सक्रिय व सहभागिता वाली होती है। सहभागिता मतलब कि सब कोई मिलके, अभी बता रहे तो लोकतांत्रिक कक्षा मतलब सब लोग मिलके वहां पे क्या करेंगे? सहभागी होंगे और इस तरीके से जो है कि सक्रियता के माध्यम से सीखा जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में
सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? बालक की अपनी क्षमता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? बालक की अपनी क्षमता पर निर्भर करती है। हालांकि यह पूर्ण रूप से सही नहीं है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर एक थोड़ा सा मंद बुद्धि बालक या कम जो है कि एवरेज भी अगर बालक है, उसके साथ 2-3 जो है कि थोड़े से अच्छे आईक्यू वाले या अच्छे दिमाग वाले पढ़े अच्छे समझदार बच्चे हैं, तो वो भी उनके माध्यम से उन्हीं की तरह सीखना जो है कि सीख जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ये चीज सही नहीं है। अब बहुत ज्यादा इस पर डिबेट भी नहीं कर सकते, जो ऑप्शन है वो है, बात खत्म, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा में त्रुटि लर्निंग त्रुटि यानी कि एरर को कैसे देखा जाता है? सीखने के अवसर, यानी कि बालक से गलती हुई है, मतलब कि उसे सीखने का एक और अवसर मिला है। गलती से क्या होता है? सीख मिलती है, या तो लर्न मिलेगा या तो विन मिलेगा, है ना। पाकिस्तान इस स्टाइल में देखा जाए तो बाल केंद्रित शिक्षा में किससे महत्व दिया जाता है? तो अनुभव और खोज को महत्व दिया जाता है। एक एक शब्द जो मैंने स्लाइड में बताया है, वो सारे एक एक शब्द आपसे पूछे जाते हैं, एक एक शब्द, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपसे पूछा न जाता हो, है ना। बालक को छोटा वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट और सक्रिय खोजकर्ता किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था सबसे पहले, है ना। और इसी बेस को इन्होंने बेस बनाया था। बाल केंद्रित शिक्षा में कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? सहयोगी और प्रेरणादायक होना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक भी होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा भी होना चाहिए, सहयोगी भी होना चाहिए, प्रेरणादायक भी होना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ सहयोगी और प्रेरणादायक रहेगा, प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, तो ये भी गड़बड़ बात है। प्रतिस्पर्धा होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे। बालक केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ये भी मैंने स्लाइड में बताया है एक एक चीज। बालक केंद्रित शिक्षा में समूह कार्य, ग्रुप वर्क का क्या महत्व है? सामाजिक सहयोग, यानी कि सहयोग और सामाजिक कौशल के विकास में, नेतृत्व क्षमता के विकास में, रणनीति के निर्माण में, है ना, संचार कौशल के विकास में, सामाजिक प्रबंधन के विकास में, जितना बोलना चाहते हैं बोल लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रेरणा कैसी होनी चाहिए? आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए। जो प्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होता है, वो आंतरिक ही सबसे अच्छा माना जाता है। आंतरिक, अंदर से प्रेरित हो खुद बच्चा। बाहर से तो टॉफी, चॉकलेट, मार, डांट, फटकार दे के हम प्रेरित कर सकते हैं, उसे उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन ये अस्थायी नहीं होता है। ज्यादा माना जाता है, अच्छा माना जाता है कि बच्चे के स्वतः अंदर से ही परिवर्तन आए, वो अंदर से मोटिवेट हो किसी काम को करने के लिए, किसी काम को नहीं करने के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक छात्र संबंध कैसा होना चाहिए? मित्रवत और सहयोगी होना चाहिए। मित्रवत मतलब मित्र जैसा, मित्रवत मतलब मित्र जैसा होना चाहिए, जैसा। अब ये नहीं कि मित्र हो, नहीं। शिक्षक और छात्र अगर मित्र हो गए तो फिर बंटाधार हो गया। शिक्षक और छात्र कभी मित्र नहीं हो सकते। ये जो आपके एजुकेशनल वैल्यूज हैं, जो इथिक्स है, उसके अगेंस्ट है। मित्र नहीं हो सकते। हाँ, मित्रवत हो सकते हैं। मित्रवत फ्रेंडली बिहेव हम कर सकते हैं, फ्रेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकते। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। चलिए आगे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? बालक सक्रिय सीखने वाला होता है, सक्रिय जो है कि खोज करता होता है। प्रगतिशील शिक्षा किस पर बल देती है? अनुभव आधारित। ये तो रिपीट हो गया थोड़ा सा। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या नहीं करता? केवल व्याख्यान नहीं देता है, केवल व्याख्यान नहीं देता है। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? निर्माणवादी, है ना, या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यानी कि बच्चा खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। क्या करता है? बच्चा खुद से नॉलेज अर्जित करता है, ज्ञान अर्जित करता है, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा, है ना। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सुधार और विकास। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सुधार और विकास। किसमें सुधार? सवाल ये भी है, किसमें सुधार? तो बालक में भी सुधार और शिक्षक में भी सुधार, दोनों में सुधार। एक में नहीं, सिर्फ बालक में नहीं, शिक्षक में भी।
ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण है? सीखने का हिस्सा है इसलिए महत्वपूर्ण है। बाल केंद्रित शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? सक्रिय और खोजपूर्वक। एक आध रिपीट हो गया है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? सीखने में सहायता करना, सीखने में सहायता करना, है ना, सहयोग या मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर। बाल केंद्रित शिक्षा का संबंध किससे है? बालक के अनुभव और रुचियों से है। बाल केंद्रित शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? हालांकि उद्देश्य मैं पहले ही बता दिया हूं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार बदल जाता है। स्वतंत्रता, रचनात्मकता, व्यक्तित्व का विकास या व्यक्ति का विकास, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? अनुभवात्मक और सक्रिय। अब थोड़ा सा जो है कि देखिए क्वेश्चन सेम है ना, क्वेश्चन क्या है? सेम है। थोड़े से ऑप्शन का जो टर्म है उसको चेंज करती है, बस, और कुछ नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक का कार्य क्या है? शिक्षक का कार्य क्या है? सीखने में सहायता करना। ये तो हो गया, है ना, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा में बालक को क्या माना जाता है? सक्रिय शिक्षार्थी या सक्रिय खोजकर्ता माना जाता है। अब देखिए थोड़े थोड़े बस चेंज हैं। प्रगतिशील शिक्षा किस दर्शन पर आधारित है? ये नया है, प्रयोजनवाद पे आधारित है। किस पे आधारित है? प्रयोजनवाद पे आधारित है। प्रयोजनवाद, याद रखिएगा इस चीज को, ये थोड़ा सा अलग है। प्रगतिशील शिक्षा में कौन सी शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो परियोजना विधि। कौन सी? परियोजना विधि। विद्यालय को समाज से जोड़ना चाहिए, विचार किसका है? जॉन डीवी का है। समाज से क्या कीजिए? जोड़िए। समाज से जोड़िए का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब क्या हो गया? क्या मतलब हो गया? क्या वो विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं समाज के पार्ट नहीं है? कहने का मतलब क्या है इसका? जो यहां पे बात की गई है कि समाज से जोड़िए, इस समाज से जोड़िए का मतलब क्या है? मीनिंग क्या है? सवाल ये है। तो समाज से जोड़िए का मतलब ये हो गया कि देखिए एक चीज समझ में आ जाना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समाज से जोड़िए का मतलब ये हो गया कि अगर हम बच्चे को गाय के बारे में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों को एक बार जो है कि हम किसी गौशाला में या किसी ऐसे किसान के घर या कहीं ऐसी जो है कि डेयरी में लेके जाएं जहां पे गाय भैंस पलती हैं, वहां पे हम उन्हें लेके जाएं, घुमाएं, दिखाएं कैसे रहती हैं, क्या खाती हैं, कैसे दूध निकाला जाता है, उनके बछड़े कैसे होते हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करने के लिए दिया जाए। अगर बच्चे को आप जो है कि जलाशय के बारे में यानी तालाब के बारे में या वाटर जो है कि क्या बोलते हैं संरक्षण, जल संरक्षण के बारे में बता रहे हैं, तो अच्छी बात यह है कि आप जो है कि उस बच्चे को कहीं झील के पास लेके जाएं, कहीं तालाब के पास लेके जाएं, उसे दिखाएं। आप बच्चे को अगर खेती के बारे में बता रहे हैं तो बच्चे को एक बार जो है कि कोशिश कीजिए कि हम जो है कि किसी एरिया में आसपास जो नजदीक हो वहां पे ले जाके दिखाएं बच्चे खेती होती कैसी है, कैसे लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से औजार और कौन कौन से टूल यूज होते हैं, कैसे इसमें बीज डाला जाता है, क्या क्या चीजें इसमें डाली जाती है ना, कैसे यहाँ पे क्यारियां बनाई जाती है, क्या यहाँ पे सींचने की व्यवस्था की जाती है। वैसे ही अगर आप मान लीजिए कि डिजिटल किसी गैजेट के बारे में बता रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं, तो कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं तो बेहतर ये है कि आपके स्कूल में एक कंप्यूटर हो, बच्चों को दिखाएं। अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आपके आसपास जो मार्केट है जहाँ पे कंप्यूटर कोई रिपेयर का है या कोई ऐसा कैफे टाइप का है, वहां पे बच्चों को ले जाएं, विजिट कराएं, 1-2 घंटे दिखाएं कंप्यूटर कैसे चलता है, थोड़ा 10 मिनट बिठा दे, आओ कोई बात नहीं, इस पे पेंटिंग करो। ये है समाज से जोड़ना। कहने का मतलब जॉन डीवी का ये था कि आप बच्चों को या विद्यालय को इस तरीके से समाज से जोड़िए, ये मतलब था इनका। आगे चलते हैं। बालक की रुचि एवं आवश्यकता पर आधारित शिक्षा किससे संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है। प्रगतिशील शिक्षा में रटने की अपेक्षा किस पर बल दिया जाता है? समझने और अनुभव पर ज्यादा बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में कक्षा का वातावरण कैसा होता है? तो कक्षा का वातावरण जो है कि आपका लोकतांत्रिक होता है। कैसा होता है? लोकतांत्रिक होता है। देखिए जितने मैंने स्लाइड में एक पेज में बताया है, एक एक शब्द उसके इंपॉर्टेंट है, वो सारे शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अभी मैं प्रश्न के फॉर्म में भी दिखाऊंगा आपको। एजुकेशन इज द लाइफ इटसेल्फ, यानी कि शिक्षा अपने आप में क्या है, एक जीवन है। पहले तो जो आपके जॉन डीवी थे पहले क्या बोले कि एजुकेशन इज सॉरी बोला गया कि शिक्षा जो है कि भविष्य की तैयारी है, यानी कि जीवन में जो आगे आने वाली जो आपकी लाइफ है उसके लिए क्या है, तैयारी है ना। एजुकेशन इज द प्रिपेयरिंग फॉर आप क्या बोलते हैं कि फ्यूचर। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा इतनी इंग्लिश नहीं आती है ना। जॉन डीवी फिर बाद में इन्होंने क्या किया, चेंज किया, और बाद में जब चेंज किया तो इन्होंने बोला कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, कि एजुकेशन अपने आप में क्या है, एक जीवन है। प्रोजेक्ट पद्धति का संबंध किससे है, विलियम हार्ड किलपैट्रिक से है। किलपैट्रिक। बालक केंद्रित शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता, रचनात्मकता, आत्मनिर्भरता, व्यक्ति का विकास, ये सारी चीजें है। तो इस तरीके से देखा गया तो जो कंटेंट वाली क्लास थी, कंटेंट वाला जो सेक्शन था जो मैंने आपको रखा था, वो सेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहां से जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रश्न। फटाफट प्रश्न देखते चलते हैं। और चूंकि ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लिया है ना, लाइनर में भी समझ लिया है, एक पूरा पेज लगा के भी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको कोई किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तो फटाफट करते हुए निकल जाते हैं। देखिए, बालक केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब इसी को दूसरे तरह से प्रश्न पूछा गया है, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है, उद्देश्य क्या है और केंद्र क्या है। ठीक है, ये आपका यूपी टेट 2011 में, सीसेट 2011 में, फिर 2019 में, 2021 में बहुत बार जो है कि प्रश्न पूछा गया है। तो शिक्षक को केंद्र में रखना नहीं, शिक्षक को केंद्र में नहीं, आज के टाइम में शिक्षक केंद्र में है ही नहीं, है ना। बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, हाँ, ये बालक के सर्वांगीण विकास, केवल परीक्षा नहीं, ये नकारात्मक हो गया, है ना। अनुशासन बनाए रखना, हाँ ठीक है, एजुकेशन में ये पर्पस होता है कि बच्चे के अंदर अनुशासन विकसित करें, लेकिन अनुशासन आज के टाइम में कैसा होना चाहिए, सेल्फ जो है कि डिसिप्लिन्ड बच्चा होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। तो स्कूल का ये भी जो एक दायित्व था कि हम आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, क्यों, मॉडर्न एजुकेशन जॉन डीवी के अकॉर्डिंग बच्चा कैसा होगा, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। प्रश्न संख्या 2, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। शिक्षक की भूमिका पूछा है कि भूमिका क्या होती है, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, प्रगतिशील शिक्षा में सब सिर्फ शब्द बदल गए हैं, मार्गदर्शक और सहायक की होती है। किसकी होती है, मार्गदर्शक और सहायक की होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैसिलिटेटर। आगे, बाल केंद्रित शिक्षा का संबंध किससे है। दूसरा, प्रगतिशील शिक्षा में किस प्रकार के अधिगम पर बल दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में रटने की अपेक्षा किस पर बल दिया जाता है। देखिए, ये पूछ एक ही चीज रहा है, ये पूछ एक ही चीज रहा है, लेकिन अलग अलग ईयर में, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया है। ये सीटेट आपका 2013 में, फिर आपका 17 जो है में के, और फिर 19 में जो है कि यूपी टेट 13 में, 17 में, 19 में बार बार ये प्रश्न जो है घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो रटना एक नकारात्मक जो है कि आज के टाइम में नकारात्मक चीज है। क्या है, नकारात्मक चीज है, बात कैंसिल होगा। केवल किताबों से, केवल, बात खत्म हो गई यहीं पे। अनुभव आधारित अधिगम, अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी हमने कैंसिल कर दिया। अनुभव आधारित अधिगम की बात हो रही है, किसकी, अनुभव आधारित अधिगम की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है, करके सीखना किस शिक्षा दर्शन का आधार है, किस शिक्षा दर्शन का आधार है। पारंपरिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, प्रगतिशील शिक्षा का। किसका है, प्रगतिशील शिक्षा का, या इसके अलावा किसका है, तो बालक केंद्रित शिक्षा का, या मॉडर्न एजुकेशन का, आधुनिक शिक्षा का। चलिए, प्रश्न संख्या 5वां, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण है,
तो बाल केंद्रित शिक्षा में जब देखिए बालक महत्वपूर्ण होगा, क्या होगा, बालक होगा। तो बालक पाठ्य पुस्तक नहीं, शिक्षक नहीं, परीक्षा नहीं, क्या है, बालक की रुचि और आवश्यकता। बहुत अच्छे से मैंने बताया, बहुत अच्छे से आपको अच्छे से बिल्कुल डिटेल में समझाया है ना। क्या समझाया कि आज का जो शिक्षक है, आज का जो शिक्षक है, शिक्षक के कितने काम है, दो काम है, दो काम है। पहला काम क्या है, बच्चे की रुचि को जानना, रुचि को जानना है ना। दूसरा क्या है, उसे प्रेरणा देना, प्रेरणा देना, सही गाइड देना, सही डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, जॉन डीवी। देख लो भैया कहां पे है, आगे। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत और समग्र। अभी हमने देखा सतत और समग्र को बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन किया, तो अब यहाँ पे फिर इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि हाँ कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 8, बाल केंद्रित शिक्षा किस प्रकार की होती है। शिक्षा केंद्रित नहीं भैया, बाल केंद्रित, बालक केंद्रित होगी शिक्षा। कैसी बात है, अगर ऐसा भी कोई प्रश्न पूछता है क्या। बाल केंद्रित शिक्षा में अनुशासन कैसा होता है, कठोर नहीं, कठोर नहीं होता है, बाहरी नहीं, बाहरी भी नहीं होता है, दंड आधारित नहीं, नहीं, स्व अनुशासन होता है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। देखो जो मैंने आपको जॉन डीवी का जो मैंने एक पेज लगाया था, है ना, जॉन डीवी का जो मैंने एक पेज लगाया था, वहां पे भी मैंने इस चीज को आपको विशेष जोर देकर बताया था कि इस पेज के एक एक शब्द, जितने उस पे शब्द थे, सारे के सारे शब्द एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपसे पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया, एक पेज बस पढ़ लो, बात खत्म, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जल्दी ही आपका क्या होगा, कोर्स कंप्लीट करा दें, क्योंकि एक पेज में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। प्रश्न संख्या 10, बाल केंद्रित शिक्षा में सीखना किस पर आधारित होता है, रटना। भाई दोबारा आ गया क्या है, नहीं मैं नहीं, हो सकता है दोबारा प्रश्न आए, लेकिन ऑप्शन अलग है। रटना नहीं है, केवल किताब नहीं है, परीक्षा नहीं है, अनुभव और गतिविधि आधारित। कैसा होना चाहिए, अनुभव और गतिविधि आधारित होना चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। क्या करता है, मार्गदर्शन, आदेश नहीं देता, दंड नहीं देता, परीक्षा लेता है, हाँ परीक्षा तो लेता है बट कोई बात नहीं, टेस्ट वगैरह तो लेता है, लेकिन मार्गदर्शन करता है मेन। बाल केंद्रित शिक्षा में कक्षा कैसी होती है, या प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है ना। अधिगम की, ये 17 यहाँ पे नंबर आ गया, दूसरा थोड़ा सा 12 नंबर। देखिए एक ही चीज पूछ रहा है लेकिन प्रश्न दो है। पहला प्रश्न क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा में कक्षा कैसी होती है। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है। तो दोनों लगभग एक ही बात पूछ रहे हैं, है ना। कैसी होती है, शांत और निष्क्रिय। निष्क्रिय क्या है भाई, बच्चा तो सक्रिय जो है कि लर्नर है, एक्टिव लर्नर है, तो ये ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है, केवल शिक्षक बोलता है, नहीं भैया पार्टिसिपेट दोनों का होता है, बात खत्म हो गई। अनुशासनहीनता, भाई अनुशासनहीनता तो बिल्कुल बात खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सक्रिय व सहभागिता वाली शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में सीखने की गति किस पर निर्भर करती है, शिक्षक पे नहीं, बालक की क्षमता पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, काफी हद तक, काफी, पूर्ण रूप से नहीं, काफी हद तक बालक की क्षमता पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 14, बाल केंद्रित शिक्षा में त्रुटियों को कैसे देखा जाता है, सीखने के अवसर के रूप में। प्रश्न संख्या 15, बाल केंद्रित शिक्षा में किसे महत्व दिया जाता है, तो अनुभव और खोज को महत्व दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, सहयोगी और प्रेरणादायक, प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में समूह कार्य, ग्रुप वर्क का क्या महत्व है, समय की बर्बादी नहीं भैया, समय की बर्बादी, अनुशासन, इनका बात खत्म, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, सहयोग और सामाजिक कौशल के विकास के लिए क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
बच्चा कोई भी काम करेगा ग्रुप में, उसमें जो है कि रणनीति बनाने की जो है कि कौशल का विकास होगा, उसकी प्लानिंग करने की जो है कि कौशल का विकास होगा, सोशल यानी कि सामाजिक प्रबंधन का कौशल का विकास होगा, संचार यानी कि कम्युनिकेशन कौशल का जो स्किल का जो है कि डेवलपमेंट होगा, उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी का जो है कि आपका क्या होगा, विकास होगा। तो ये सब विकास होता है, इससे समय की बर्बादी नहीं है। प्रश्न संख्या 19, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रेरणा कैसी होनी चाहिए? प्रेरणा कैसी होनी चाहिए? आंतरिक। कैसी होनी चाहिए? आंतरिक प्रेरणा सबसे अच्छी। हालांकि बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा दोनों चीजें अच्छी है, दोनों के अलग अलग काम हैं, दोनों के क्या है? अलग अलग काम है। या आप दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि बाह्य प्रेरणा के द्वारा आंतरिक प्रेरणा को जगाया जा सकता है। जैसे आजकल के बहुत ज्यादा एक समस्या चली हुई है, बच्चे इतना ये जो है कि चल गया है कि बच्चे मोबाइल लेके पड़े हुए हैं। एक तो इतने आदी हो जाए, उनको रोग पकड़ ले रहा है, डॉक्टर के पास लोगों को लेके जाना पड़ रहा है, बच्चों को कैसे कैसे रिएक्शन दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए एक तो पावलोव का जो है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसे इंप्लीमेंट करो, है ना, इंप्लीमेंट करो, और फिर बाहरी जो है कि प्रेरणा से, उद्दीपन के थ्रू उन्हें जो है कि धीरे 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 मोबाइल से दूर करो। देखो, एक बैग अगर बच्चा मोबाइल चला रहा है, घंटों चला रहा है, दिन रात चला रहा है, तो एक बार में उसे खत्म नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई बच्चा है 5 घंटे मोबाइल चला रहा है दिन में, 5 घंटे, एक एग्जाम्पल उदाहरण है, 5 घंटे मोबाइल चला रहा है, तो पहले उसे 4 घंटे पे लाने की कोशिश करो। उसके लिए कुछ बाहर से उसे आप क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन दे सकते हैं। वो मोटिवेशन यानी कि आपका जो रीइंफोर्समेंट है, जो पुनर्वलन है, वो नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, उसमें कंस्ट्रक्टिव नेचर हो, रचनात्मक क्रिएटिव नेचर हो, है ना, रचनात्मक चीजें हो, ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए। या फिर अगर आप उसे पॉजिटिव दे रहे हो तो धीरे 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 जो महीने दिनों जब उस पर काम करोगे, उस धीरे धीरे मानसिकता में बदलाव करोगे, तब जाके बच्चे में बदलाव आएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको खुद बदलना पड़ेगा। समस्या क्या है? आप बाहर से आए, घर में बैठे, मोबाइल लेके बैठे, बच्चा वही दिख रहा है, अब बच्चा वही देख रहा है तो वो भी वही करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा वो ना करे, तो आप भी घर में मोबाइल बच्चों के सामने या फैमिली में जितना हो सके कम उपयोग करें, जितना हो सके कम उपयोग करें। आवश्यकता जितनी हो बस उतनी, ज्यादा नहीं। जो बच्चा देखेगा वही सीखेगा। बंडूरा महोदय आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। चलिए, सामाजिक लर्निंग सिद्धांत, चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक छात्र संबंध कैसा होना चाहिए? तो मित्रवत व सहयोगी होना चाहिए। मित्रवत व सहयोगी होना चाहिए, मित्र का नहीं होना चाहिए, मित्रवत सहयोगी होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? रटने नहीं भैया, निर्माण, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से संबंधित है। आगे, बाल केंद्रित शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? सक्रिय खोज। ये तो प्रश्न रिपीट हो गया है, लग रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार व विकास करना। सुधार व विकास करना, किसका सुधार? बालक और शिक्षक दोनों का। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, है ना। ये थोड़े से अच्छे प्रश्न है। यहाँ पे मैंने ईयर नहीं लगा रखा है, लेकिन ये सारे प्रश्न आपके सीटेट में पूछे हुए सेकंड पेपर के हैं। सेकंड पेपर के कम प्रश्न लगाए हैं, लेकिन सेकंड पेपर के कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, अब ये देखिए एप्लीकेशन बेस है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या है? अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल है। नहीं, देखिए, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि के लिए नहीं, परीक्षा ये इसलिए लिया ही नहीं जाता है बच्चे के। बहुत बेसिक सी बात है। अगर थोड़ा सा आप समझ जाएंगे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से जो है कि ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरा क्या है? बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चे की समझ की जानकारी देता है ना। और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र के विचार, जो शिक्षा शास्त्र पर विचारने के लिए सहायता करता है।
यानी कि दोनों बातें जो मैं आपको बता रहा था बार बार यहाँ पे पूछ दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा वह बाल केंद्रित कक्षा क्या है ये पूछा जा रहा है। वह है बच्चों के व्यवहार में निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार दंड प्रयोग करने की बात यहाँ पे नहीं आई है। अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। मतलब ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा यही बिल्कुल सही ही है। फिर भी आगे देख लेते हैं। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक नहीं, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर नहीं वर्गीकृत, बांट नहीं सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्लास में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, बात खत्म हो गई यहीं पे। प्रश्न संख्या 26, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय नहीं सक्रिय, बात खत्म। आगे पढ़ना ही नहीं है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में नहीं दोहराना, ये नहीं, शिक्षक के निर्देशों द्वारा ज्ञान अनुसरण करना नहीं, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की रचना करना, हाँ ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। चलो उसको देखते हैं, आगे देख लेते हैं। मानक निर्देशन और निर्देश एवं मूल्यांकन, चलो ये भी ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाह्य प्रेरणा और एक रूप महत्व मानदंड, इसका कोई मतलब नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। इसमें जो करेक्ट होगा ना ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, हर बच्चे की क्षमता पे क्या करना? विश्वास करना, है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हर बच्चे की अपनी विशेष क्षमता होती है, उसको पहचानना, उसे आगे बढ़ाना। आगे 28, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत नहीं, बात खत्म हो गई यहीं पे, है ना। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा था? जॉन डीवी ने बोला था। अभी हमने आपको बताया। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, किसने बोला था? जॉन डीवी ने बोला था। विद्यालय को समाज से जोड़ना चाहिए, किसने बोला था? 31, जॉन डीवी ने बोला था। प्रगतिशील शिक्षा में कौन सी शिक्षा विधि अधिक उपयुक्त है? तो परियोजना विधि। दोनों ऑप्शन हो गया है क्या यहाँ पे? ठीक है, कोई बात नहीं। 32 परियोजना विधि, दो ऑप्शन हो गया, बी यहाँ पे सेम हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलो आगे चलते हैं। 33, प्रगतिशील कक्षा किस दर्शन से प्रभावित है? तो अभी हमने देखा था प्रयोजनवाद से संबंधित। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त हो गई। लगभग टाइम भी हो ही गया था क्लास का, क्लास भी कंप्लीट हो गई, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को क्या कीजिए? शेयर कीजिए और कमेंट, अगर किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।